नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। तो क्षेत्रमिति में अभी तक हम लोगों ने देखे 2D पे बेस्ड सवाल फॉर्मुलेस, 3D पे बेस्ड सवाल फॉर्मुलेस, फिर हम लोगों ने क्या किया 3D को एक हायर नॉट लेवल ऊपर लेके गए। इस बीच में हमारे 2D पर बेस यानी 2 डायमेंशन पे बेस जो आपके सवाल थे कुछ आपके छूट गए, है ना। वो क्या हुआ 2D 3D को कनेक्ट करने में हम लोग का कुछ पोर्शन छूट गया। तो आज उन लोगों उस तरीके के भी सवालों पर बात करते हैं ताकि ओवरऑल हमारा चैप्टर कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहां पे क्या है पहले सवाल में, द पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर्स, दो वर्गों के की परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। आपके पास दो वर्ग हैं, आपको क्या पता है इनका जो परिमाप है वो 40 है। 40 का मतलब इसकी जो साइड होगी वो 10 होगी और इसकी जो साइड होगी वो 8 होगी। क्यों? क्योंकि 4a होता है पैरामीटर, परिमाप क्या होता है 4a, तो 4 से डिवाइड कर दिया, साइड 10 और 8 आ गई। द पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर। क्या कहा जा रहा है, एक आपको थर्ड स्क्वायर निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा -8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर यानी ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 100 - 64 36 यानी 6 स्क्वायर। यानी जो आपका नया स्क्वायर बनेगा उसकी साइड हो जाएगी 6, उसकी साइड क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। आपको क्या करना है इसका परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप क्या होगा 4 × 6 24, 4 × 6 24 इसका परिमाप आ जाएगा। 4 × 6 24 इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के सवालों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो जैसा सवाल में कहा गया। तो यहां पे हमने क्या यूज किया कि परिमाप क्या होता है स्क्वायर का 4a और एरिया क्या हो जाता है a स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हमारे पास दो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे थे। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा था 10 8 और 6। तो आपके पास 10 दिया गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 8 दिया गया, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये आपका बेस हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो आप बड़ी आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब यहां पे हमारे दिमाग में क्या आता है कि डायगोनल का रेशियो 2:5 है। अब हम लोग साइड का रेशियो निकालें। साइड का रेशियो कैसे निकलेगा, a की वैल्यू हो जाती है d, a इक्वल टू आपका होता है d/√2 और ये भी हो जाएगा d/√2। फिर आप कहोगे यहां पे आप रखोगे 2:5। इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात समझो, जो रेशियो आपकी साइड्स का होगा वही रेशियो आपके डायगोनल्स का होगा। तो आप सीधे सीधे यहां पे क्या कर सकते हो 2 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, क्या कर सकते हो 2 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर। आपका सही जवाब हो जाएगा 4:25। आंसर क्या हो जाएगा 4:25। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये रूल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्यों? देखो डायगोनल के हिसाब से भी एरिया क्या होता है d²/2। ये किसका एरिया होता है स्क्वायर का होता है। अगर डायगोनल हमें दिया गया है, डायगोनल दिया गया है तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है d²/2। d क्या है डायगोनल, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 /2, 5 का स्क्वायर 25 /2, 2 से 2 कैंसिल 4 और 25। तो इसके पीछे ना भागते हुए आप सीधे सीधे क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सीधा होल स्क्वायर इनका स्क्वायर करके रेशियो बता देंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहां पे कहा जा रहा है द एल्टीट्यूड ड्रॉन एट द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस पर बना जो एल्टीट्यूड है वो आपका 8 है। द आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ एल्टीट्यूड 8 है। अब आपको पता है यहां पर ये एंगल बराबर होने चाहिए। बेस हमें कितना दिया गया है, परिमाप दिया गया है। अच्छा परिमाप दिया गया है, बेस आपका b है, ये a है, ये a है। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहां से सॉल्व करना है। आपको पता है जो परिमाप है वो आपका कितना है 32 हो गया। तो ये आप कहेंगे 2a + b इक्वल टू, या अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करना चाहूं तो मैं इसे 2b मान लेता हूं। मैं इसके बेस को 2b मान लेता हूं। आप देखिए उससे आसान हो जाएगा काफी।
तो 2a प्लस 2b 32 हो गया, a प्लस b आपका कितना हो गया, a प्लस b आपका हो गया 16। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाए, अगर मैं देखूं तो ये b हो गया, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 के बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 के स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और a प्लस बी है 16। तो अब देखो यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से क्या हो जाएगा 16 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये आ गया 4, ये कितना आ गया 4। तो अब आपको क्या पता चला, a प्लस बी, क्या पता चला, a प्लस बी आपको दे रखा है 16 और a माइनस बी दिया गया है 4, a प्लस बी 16, a माइनस बी 4, प्लस माइनस कैंसिल, 2a की वैल्यू आपकी हो गई 20, 2a की वैल्यू 20, a से ये चला जाएगा 10 बार, a की वैल्यू आ जाएगी 10। अब a की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 6, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 2b की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, एरिया ज्ञात करना है, एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 बेस कितना है 12 इंटू हाइट हमें दे रखी है 8, 2 से ये चला गया 4 बार, 4 2 जा 12 4 जा 48, आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 48 आंसर आ गया, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही जवाब हो गया। फिर से देखो क्या किया हमने, एक ट्राइंगल था हमारे पास जो आइसोसेलेस है, तो हमें पता है ये साइड A है, ये साइड A है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर दिया गया है 8, तो मैंने कहा बेस को मैं B और B यानी 2B मान लेता हूं, ताकि क्या हो जाए B और B में टूट जाए। अगर ये B और B में टूट जाएगा तो मुझे क्या पता चलेगा, A का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी 64 के। और हमें क्या दिया गया है, परिमाप, यानी 2a प्लस 2b बराबर है कितने के 32 के, तो आपने यहां से कहा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 16 के, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 16 के, तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं 16a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर लिया, इसको किस में ब्रेक कर लिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, a प्लस बी की वैल्यू 16 थी, तो 16 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 64, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 4, a प्लस बी की वैल्यू के साथ इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई आपकी 10 और b की वैल्यू आ गई 6। अब b की वैल्यू 6 आ गई तो बेस कितना है 2b यानी 12। अब आपने एरिया के फॉर्मूले रखा 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 4 बार, 4 12 जा 48, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है, इन टू ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ द एरियाज इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ द हाइट इज 3:4, द रेशियो ऑफ द बेसिस। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब एरिया का रेशियो अगर 4/3 दिया गया है तो मैं कह सकता हूं एरिया का रेशियो जो होगा 1/2 कॉमन आ रहा है, बेस इंटू हाइट के रेशियो के बराबर होगा, बेस इंटू हाइट के रेशियो के बराबर होगा। तो अब देखिए यहां पे ये कितना हो गया 4/3 इक्वल टू बेस का हाइट का रेशियो दे रखा है, हाइट का रेशियो दे रखा है 3/4 और बेस का रेशियो दे रखा है B1 और B2, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहां से ये 4 इधर आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू हो गई 16:9। कितनी हो जाएगी 16:9। चलो तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है तो मजा आ रहा होगा, बड़े आसान से सवाल है, धीरे धीरे इन्हें भी टफ और करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द पैरामीटर ऑफ बोथ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर ईच। अब पैरामीटर अगर बराबर है तो आप कहेंगे 4a 48 के बराबर, यानी a की वैल्यू हो गई 12 और 4b ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ l प्लस b 48 के बराबर, तो यहां से l प्लस b की वैल्यू हो गई 24।
L प्लस बी के बराबर, यानी L प्लस बी की वैल्यू हो गई 24। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो किसका बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में अगर दोनों का परिमाप बराबर है तो एरिया स्क्वायर का बड़ा होता है। एरिया किसका बड़ा होता है? स्क्वायर का बड़ा होता है। एक सिंपल सा फैक्ट याद रखिएगा, अगर मैं कोई दो टर्म ऐड कर रहा हूं, ठीक है, अगर कोई दो टर्म ऐड कर रहा हूं तो इस केस में इसकी L इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब मैं L इक्वल टू बी मानूंगा, जब मैं L इक्वल टू बी मानूंगा, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी। कैसे आएगी? आप देखिए यहां पे अगर ये 12 इंटू 12 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 144, दोनों बराबर हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 13 इंटू 11 कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 143। कितना कर दूंगा? 14 इंटू 10 कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 140। बात समझ रहे हो? तो यहां पर आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये आ जाएंगी। तो आप देखो सबसे कम कितना होगा? 24 इंटू 0 24। ऐसा कभी होगा नहीं, हमने मान लिया 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, 24 इंटू 0 0 हो जाएगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो 24 इंटू 1 ले रहे हैं, 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम वैसे अगर अभी हम मान रहे हैं इंटीजर में, पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तभी आती है जब ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने का मतलब है कि वो स्क्वायर हो गए। तो हमें पता है एरिया किसका बड़ा होगा? स्क्वायर का बड़ा होगा। तो अब एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का? 12 का स्क्वायर। रेक्टेंगल के एरिया से ये क्या है? 4 बड़ा है, डिफरेंस 4 दे रखा है ना, तो ये क्या है? 4 बड़ा है। तो 144 माइनस 4 140। तो आपको पता है L इंटू बी कितना है? 140। L प्लस बी कितना है? आपका 24। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो L और B की वैल्यू निकालने जाऊंगा, पर यहां पे एक परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे L की वैल्यू निकालूं, अगर L 14 आ रहा है तो ब्रेथ 10 हो जा रही है, और L अगर 10 आ रहा है तो चौड़ाई 14 हो जा रही है। हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि L बड़ा है कि B बड़ा है, और L और B की दो दो वैल्यू आएंगी, और ऐसा कहीं पर हमें दे नहीं रखा है। देखो यहां पे तो 10 और 14 दोनों दे रखा है, 10 और 14 दोनों दे रखा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? आपका केस बिगड़ जाएगा। यहां पे आपका केस क्या होगा? बिगड़ जाएगा। अभी देखो यहां पे अगर मैं चाहूंगा कैसे निकलेगा, मैं ये भी बता रहा हूं। देखो L इक्वल टू 140 बट्टे बी हो जाएगा, ये उठा के मैं यहां पे रख दूंगा तो बी स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। दो वैल्यू आएंगी बी की, एक 10 और एक 14। हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी वैल्यू हम बी की रखे, इस वजह से हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सी एंड डी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सी एंड डी। पर इस सवाल में जो मेन चीज थी हमें याद रखने की, सी एंड डी तो है ही, वरना कई बार क्या होता है हम छोटी साइड को चौड़ाई मान के आंसर 10 मार देते हैं। छोटी साइड को चौड़ाई मानकर आंसर 10 मार देते हैं, पर यह जरूरी नहीं यही आंसर। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यहां पे हमें याद रखने वाली बात क्या है कि अगर दो चीजों का सम आपको कुछ दिया गया है और इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम पूछा जा रहा है, यानी उनका गुणनफल मैक्सिमम वाली कंडीशन पे पूछा जा रहा है, तो आप मानेंगे ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब L और B बराबर हो, यानी वो दोनों चीजें बराबर हो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज आर इन द रेशियो 3:2। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो साइड्स है वो 3:2 में है, एंड द एरिया इज 3750, और इसका एरिया क्या है? 3750। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 3x इंटू 2x बराबर हो जाएगा 3750 के। आप देखिए ये आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से सीधे डिवाइड कर दिया, 6 से एक बार, 6 1 जा 6, अब बचा 1, 6 से 2 बार 12, बचेगा कितना? क्या हो गया? देखो 6 1 जा 6, 15 हो गया, 2 बार 12, 3 30 5। तो x स्क्वायर आपका आ गया 625, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 25। x की वैल्यू आ गई 25, यानी ये आपकी साइड हो गई 75 और ये साइड हो गई 50। ये तो हमें पता चल गया।
द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 50 पैसा पर मीटर इज। अब फेंसिंग का मतलब है आपको इसका क्या करना है, परिमाप निकालना है। फेंसिंग हमेशा परिमाप यानी पेरीमीटर पे लगती है। अब पेरीमीटर को निकालना है और उसमें मल्टीप्लाई किसका कर देना है, 50 पैसे का। मल्टीप्लाई किसका कर देना है, 50 पैसे का। 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो अब हमें क्या करना है, परिमाप जो भी है उसका हाफ कर देना है। अब परिमाप कितना आएगा, 2L + B और इसका हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल। L कितना आ रहा था हमारे पास, 75। B कितना आ रहा था हमारे पास, 50। तो 75 + 50 125 आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। सही है। तो हमने क्या किया, हमने पहले रेशियो की मदद से एरिया से आपकी लेंथ और ब्रेथ निकाली, उससे परिमाप निकाला और वहां पे 50 पैसे यानी 1/2 रुपए का मल्टीप्लाई किया। हमारा आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन थर्ड 125। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। एक स्क्वायर है जो सर्किल के अंदर है, विच इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यानी ये कुछ फिगर ऐसे बन गई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्किल है, उसके अंदर एक वर्ग है, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है। फाइंड इफ वन ऑफ द, अच्छा इसकी इफ वन ऑफ द साइड इज 6 दे रखी है। एरिया किसका पूछा जा रहा है, अंदर वाले स्क्वायर का पूछा जा रहा है। एरिया किसका पूछा जा रहा है, अंदर वाले स्क्वायर का पूछा जा रहा है। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हमें पता है यहां पर ये इन सर्किल है किसका, ये इन सर्किल है आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब इन सर्किल की जो भी रेडियस आएगी अगर मैं उसका दुगना कर दूंगा तो वो डायगोनल हो जाएगी स्क्वायर की। जो भी आपकी आएगी क्या, इन सर्किल की रेडियस आएगी यानी दुगना करूंगा तो डायमीटर हो जाएगा, वो डायगोनल के बराबर हो जाएगा। तो इन सर्किल की रेडियस क्या होती है, a 2/√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि इसकी एल्टीट्यूड √3/2 होता है, √3/2a, जो 2:1 में टूटता है। 2 भाग आपका क्या होता है, 2 भाग आपका हो जाता है सरकम सर्किल और 1 भाग हो जाता है इन सर्किल। तो सरकम सर्किल आपका क्या हो जाता है, सरकम सर्किल हो जाता है a/√3 और इन सर्किल आपका हो जाता है a 2/√3। ये हम लोग ने डिस्कस किया तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया a/2/√3। अच्छा अगर मैं इसका डबल कर दूं, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, यानी ये आ गया 6√2। ये आपका कितना आ गया, 6√2 आ गया, ठीक है। अब ये जो 6/√3 आ गया, ये क्या आ गया, 6/√3, या हम कह सकते हैं √3 से इसे कैंसिल कर देंगे 2√3। तो आपका जो डायगोनल है वो 2√3 आ गया। और आपको पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब डायगोनल का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 = 6, 2 3 = 6, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अच्छा आप इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर आप सर्किल बनाते हैं और उसके अंदर आप क्या बनाते हैं, उसके अंदर अगर आप क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a/√6 हो जाता है। a/√6 हो जाएगा ना, देख लेते हैं एक सेकेंड। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए है तो इसका जो आपका साइड होगा वो क्या हो जाएगा, 2√3 है ना। रेडियस हो जाएगा a 2√3, इसका दुगना करूंगा तो ये डायगोनल हो जाएगा, हाँ a√3 हो जाएगा, सॉरी a√3 हो जाएगा इसका डायगोनल। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√6 कह रहा था, a√3 हो जाएगा,
ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, अगर a√3 हो जाएगा तो आपके पास कितना आसान है, डायगोनल का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय √3 यानी 3 और डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 बचा। तो आप ये याद रख सकते हैं, इस केस में हमेशा डायगोनल क्या होता है, a/√3 होता है। चलिए बात करते हैं इस सवाल की, यहां पे क्या कहा जा रहा है, इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर 11 एंड 13 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 16 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अब देखिए यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, बराबर हो जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड। यानी आपसे कहा जा रहा है जो आपका डायगोनल है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, या आपकी चारों साइड के स्क्वायर यानी 2 ट्वाइस ऑफ l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। ट्वाइस क्यों, क्योंकि 2 बार l आएगा 2 बार b आएगा। तो अब यहां पे अगर ये कॉन्सेप्ट है तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस डायगोनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए 121 प्लस 169 कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 290, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 290 हो जाएगा। 290 का दुगना, 290 का दुगना कितना होता है, डबल है ना, तो 290 का डबल आपका हो जाएगा 580। 290 का डबल कितना हो जाएगा 580, 290 का डबल 580 माइनस 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256। अच्छा, ये आपके डी स्क्वायर के बराबर है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में यहां पे आपका डिफरेंस आ जाएगा 324 यानी कि 18। यहां पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 580 में से 256 चला गया, 324 बचा, तो आपका डी कितना आ गया, √324 यानी कि 18। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन थर्ड 18। आंसर हो गया आपका ऑप्शन थर्ड 18। तो इस तरीके के सवालों में आपको बस क्या याद रखना होता है कि आपके डायगोनल्स का जो स्क्वायर होगा यानी सम ऑफ डायगोनल्स का स्क्वायर बराबर होगा सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर, सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर। तो अगर आपको यह फॉर्मूला याद है तो आप इस तरीके के सवाल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा, कुछ नई अप्रोचेस सीखी होंगी। अगले सेशन में बात करेंगे कुछ और नए सवालों की, कुछ और कॉन्सेप्ट की, पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।